friends, myself Professor Rakesh Mishra. I welcome you all to JK Shah classes. Today I am going to discuss a very important thing with you. मैं बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपका अमेंडमेंट आया है, रिवीजन टेस्ट पेपर में कवर किया है नवंबर 2021 एग्जाम के लिए जो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। तो फाइनल सीए लॉ का, कंपनी लॉ का अमेंडमेंट मैं इस वीडियो में कंडक्ट करने वाला हूँ। मैं 2 मिनट लेके आपको पूरा बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे कंपनी लॉ के सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा। वो अमेंडमेंट्स आपके आरटीपी में कवर्ड है नवंबर 21 एग्जाम के लिए। सो ये जो नवंबर 21 के बच्चे हैं, ये वीडियो वो बच्चे देखेंगे। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, जैसे मैंने कंपनी लॉ का ये वीडियो डाला है, वैसे ही मैं सिक्योरिटीज इकोनॉमिक लॉ का एक और वीडियो अलग से डालूंगा एंड आपका ये दोनों वीडियो मिला के आपका पूरा टीपी का अमेंडमेंट कवर हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने क्या किया है, अब ये कंपनी लॉ के जो अमेंडमेंट्स आए हैं, इसमें जो मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स है आपके, ये मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स आप देखने जाओगे तो इसमें पेनल्टीज के चेंजेस आए हैं। अब रिवीजन टेस्ट पेपर में अगर आप देखोगे तो इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, तो बच्चों को रीड कर, अभी तो मैं समझा दूंगा, समझ जाएगा, बट बाद में घर पे जाके जब रीड करने जाओगे तो तब दिक्कत हो जाएगा। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने पनिशमेंट को लेफ्ट साइड में लिख के रख दिया है, तो वो समझने में आप लोग को ईजी हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने किया है वो बता देता हूं। मैंने अभी मैं जो आप लोग ये जो मैं जो पनिशमेंट, ये जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके नोट्स में, मतलब आरटीपी में, ये मैं लिंक में डाल दूंगा, तो तुम लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो तुमको अलग से बैठ के लिखने का टाइम नहीं डालना पड़ेगा। ये डाउनलोड कर लोगे तो इसमें ऑलरेडी लेफ्ट साइड में मैंने सारा अमेंडमेंट्स लिख के रखा है। क्लियर है। अब ये अमेंडमेंट कैसे मैं प्रोसीड करने वाला हूं, तो आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को हर अमेंडमेंट में बताऊंगा 1-2 लाइन में कि वो सेक्शन किससे रिलेटेड है। फिर पुराना पनिशमेंट क्या था वो मैं कभी बता दूंगा जब मुझे लगेगा जरूरी है बताना, नहीं तो नहीं भी बताऊंगा, बिकॉज उसमें ज्यादा फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, लिमिटेड टाइम में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। नया अमेंडमेंट क्या आया है वो बताऊंगा, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में लिखा है, थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करेंगे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो नया पनिशमेंट जो आया है मैं वो बता दूंगा। आपके यहाँ पे है, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर करके आप अपने टेक्स्ट बुक में जाके, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां पे जाके पुराना पनिशमेंट कैंसिल करके आप नया पनिशमेंट जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है वो आप लिख सकते हो, ताकि आपका वहीं पे सारा अमेंडमेंट भी बुक के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं डायरेक्टर चैप्टर का अमेंडमेंट कवर कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है 165। अच्छा, 165 सेक्शन किसकी बात करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अ पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन मैक्सिमम हाउ मेनी कंपनीज? बोलो 20 कंपनीज, जिसमें से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर रहता हूं तो पनिशमेंट लगेगा। पहले कितना पनिशमेंट था? 5000 पर डे, अब वो हटा दिया है, मतलब इसका पनिशमेंट अब घटा दिया है, कम कर दिया है। कितना पनिशमेंट है? इट इज 2000 पर डे। रिपीट आफ्टर मी, कितना पनिशमेंट मेरे बच्चों? 2000 पर डे एंड इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 2 लाख। मतलब एक सीलिंग लिमिट भी डाल दिया। तो अभी मैं 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर हूं, तो रोज का मुझे 2000 लगेगा। लेकिन ये कब तक लगेगा? जब तक 2 लाख पनिशमेंट तक टच नहीं हो जाता है। एक बार 2 लाख लग गया, वो कैप हो गया, अब मेरा उसके ऊपर जाके पनिशमेंट नहीं लगेगा। सो टू पुट इट इन नटशेल, कितना पनिशमेंट है अब सेक्शन 165 का? 2000 पर डे विच कैन गो अप टू रुपीज 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2000 रोज का, और जो कितना तक जा सकता है? मैक्सिमम 2 लाख। सो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट सेक्शन, ये भी डायरेक्टर चैप्टर से है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स है जिसमें डायरेक्टर वेकेट होता था। जैसे अगर तुमने 12 मंथ्स तक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो सेक्शन 167 में तुम लायबल टू वेकेट है। ऑन अ सेम लाइंस, अगर क्या नहीं से तुम 164 में डिस्क्वालीफाइड है, देन ऑल्सो यू आर लायबल टू वेकेट। तो 184 का डिस्क्लोजर नहीं किया इंटरेस्ट, या कॉन्ट्रावेन कर दिया 184 का, तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स है। अच्छा, इफ यू आर लायबल टू वेकेट दी ऑफिस और उसके बाद भी तुम डायरेक्टर का ऑफिस छोड़ के नहीं जाते हो तो पनिशमेंट लगता है 167 में। अब 167 में पहले क्या पनिशमेंट था? तो पहले इंप्रीजनमेंट भी था, उस इंप्रीजनमेंट को अब निकाल दिया इन लोगों ने। अब न्यू पनिशमेंट क्या है? सो न्यू पनिशमेंट इज मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। तो व्हाट इज द न्यू पनिशमेंट फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर? सेक्शन 167, इट इज मिनिमम 1 लाख, कम से कम 1 लाख लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक लग जाएगा।
इसके बाद डायरेक्टर चैप्टर में जो नेक्स्ट पनिशमेंट है वो है जनरल पनिशमेंट। सुनो, सेक्शन 172 क्या बोलता है? ये सेक्शन 149 से लेके 172 ये जो रेंज है, ये डायरेक्टर चैप्टर का रेंज है। इस सेक्शन में मतलब 149 से 172 तक, अब मैं 172 ना ही इंक्लूड करूं तो बेटर है ना, 149 से 171 बोल दूं तो बेटर है। इस सेक्शन तक, इतने सेक्शंस में जहां जहां पे सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दिया है, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टर चैप्टर के अंदर किसी सेक्शन में कोई पनिशमेंट नहीं दिया है तो उसको किसका पनिशमेंट लगेगा मेरे बच्चों? सेक्शन 172 का पनिशमेंट लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसको किसका पनिशमेंट लगेगा? सेक्शन 172 का पनिशमेंट लगेगा। सो इट्स अ जनरल पनिशमेंट फॉर डायरेक्टर चैप्टर। डायरेक्टर चैप्टर मतलब रेंज ऑफ सेक्शन इज 149 टू 172। अब इसमें क्या चेंज आया है? तो अगर 149 से 171 तक आप पढ़ते हो, कोई ऐसा सेक्शन आपको मिलता है जिसके अंदर पनिशमेंट नहीं दिया है, तो उसके लिए किसका पनिशमेंट है? 172 का। अब ये पनिशमेंट क्या दिया है? तो देखिए, इसमें भी अमेंडमेंट है। अब मिनिमम 50,000 तो आपको लग जाएगा, वो तो आप जैसे ही कॉन्ट्रावेन करोगे 50,000 ठक करके लग जाएगा। फिर रोज का आपको 500 लगता चला जाएगा। ये 500 आपको कब तक लगता जाएगा? जब तक आप 3 लाख रुपीस को टच नहीं कर देते हो। मतलब एक बार ही वो 3 लाख टच हो गया, फिर उसके ऊपर नहीं जाएगा। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मान लो मैंने डायरेक्टर चैप्टर का कोई पनिशमेंट किया, ठीक है, तो 50,000 तो इमीडिएटली लग गया। फिर रोज का मुझे कंटिन्यूइंग ऑफेंस अगर है तो रोज का 500 लगता जाएगा। ये 500 करके कितना तक जाएगा? 3 लाख। अच्छा, ये 3 लाख टोटल है, मतलब 50,000 प्लस 3 लाख मत कर देना, 50,000 प्लस 500 एंड टोटल इक्वल टू कितना जा सकता है मैक्सिमम? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। ये क्लियर हो गया? सो कहने से इट इज, अगर तुमको ऐसे और एक अलग वे में बोलूं तो इट इज 50,000 प्लस 2,50,000, टोटल 3 लाख तक लग सकता है, इसके ऊपर नहीं। अब मैंने इतना बार क्यों बोला? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा तुमको और कंफर्टेबल करना था। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे ये वापस बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी सेक्शन में अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो उसको भी 50,000 तो इमीडिएटली लग जाएगा, ठीक है, 50,000 तो इमीडिएटली लग जाएगा एंड प्लस 500 रोज का लगता जाएगा। अच्छा, ये 500 रोज का लगता जाएगा, ये कहां तक जाने वाला है? इट विल गो अप टू ₹1 लाख। एक बार 1 लाख जाके टच हो गया, फिर वहीं पे रुक जाएगा। सो कहने से इट विल गो लाइक दिस, 50,000 प्लस रोज का 500 अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा। और ये कब तक चलता जाएगा? जब तक 1 लाख तक टच नहीं हो जाता है। फिर 1 लाख टच हो गया तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख के ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 178। ये क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर सेक्शन 177 एंड 178। इस सेक्शन 177 क्या बोलता है? 177 बोलता है ऑडिट कमेटी, और 178 क्या बोलता है? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी। अच्छा, सेक्शन 177 में भी अगर तुम डिफॉल्ट करते हो तो उसका पनिशमेंट 177 में नहीं दिया है, उसका पनिशमेंट कहां पे दिया है? 178। और 178 के डिफॉल्ट का तो ऑब्वियसली 178 में ही दिया है। अब मैं काम की बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने ऑडिट कमेटी में कोई डिफॉल्ट किया है, एनआरसी कमेटी में कोई डिफॉल्ट किया है, एसआरसी कमेटी में कोई डिफॉल्ट किया है, तो इसका एक सिंगल पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है? अब इसमें वेरिएशन आ गया है। पहले इसमें इम्प्रीजनमेंट भी हुआ करता था, जिसको अब इन लोगों ने निकाल दिया है। नाउ देयर इज नो इम्प्रीजनमेंट। बट अब मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। इन नॉर्मली आप लॉ में क्या देखते हो? ऑफेंस एक्सटेंडेड अप टू दिस, एक्सटेंडेड अप टू दिस। मतलब जैसे मैं यहां पे देखूं तो क्या दिया है लॉ में? 167 के लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। तो जज के पास है ना राइट होता है, जज चाहे ना तो डिसाइड कर सकता है 1 लाख से 5 लाख के बीच में कितना रखना है, ऐसा जज डिसाइड कर सकता है। लेकिन यहां पे ना ये बहुत रेयरली आपको लॉ में कहीं पे दिखेगा जब एग्जैक्ट पनिशमेंट दिया है। अब इन लोगों ने अमेंडमेंट लाके एग्जैक्ट पनिशमेंट दे दिया। मतलब अब अगर कोई एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी, ऑडिट कमेटी का डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए कंपनी के लिए क्या फाइन है? 5 लाख इक्वल टू लिखा है। ये मतलब अप टू 5 लाख नहीं है। मतलब अगर जज चाहता है 5 लाख से कम चार्ज करना, नहीं कर सकता है।
जज चाहता है 5 लाख से ज्यादा चार्ज करना, नहीं कर सकता है। जज हैज टू चार्ज एग्जैक्टली 5 लाख। मतलब एक टिकट दे दिया कि तुमने एनआरसी, एसआरसी या ऑडिट कमेटी में कोई गलती किया तो तुमको ठक करके हम कितना फाइन लगा देंगे, 5 लाख, ना कम ना ज्यादा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए कितना दे दिया है फाइन अभी, एग्जैक्टली 1 लाख। सो नाउ टू पुट इट इन नटशेल, अगर एक कंपनी है लेट्स से एक्स लिमिटेड, उसने अगर एनआरसी कमेटी का, एसआरसी कमेटी का, ऑडिट कमेटी का डिफॉल्ट किया, कंपनी को कितना फाइन है, एग्जैक्ट 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को उस कंपनी के कितना फाइन लगेगा, एग्जैक्ट 1 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अब ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, अब इसके बाद बहुत जगह पे इक्वल टू आने वाला है, तो जहां जहां पे इक्वल टू मैंने लिखा है वहां पे ना कम ना ज्यादा एग्जैक्ट फाइन लगेगा। क्लियर है? अच्छा, तो पहला डायरेक्टर चैप्टर का तो पूरा खत्म हो गया था, 165, 167, 172, ये तो तीनों डायरेक्टर चैप्टर का था। सेक्शन 178 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर चैप्टर का था, ये भी एक पनिशमेंट खत्म हो गया। अब जा रहे सेकंड पे, ये भी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर का है, सेक्शन 184। ये क्या बोलता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। आपको पता होगा डायरेक्टर को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, डायरेक्टर को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो डायरेक्टर को अपना किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में, कंपनी में इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है अपने साथ के, अपने किसी रिलेटेड बंदे के साथ, तो उसमें भी उसको वोट नहीं करना होता है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। तो ये सेक्शन 184 का रिस्ट्रिक्शन है। अगर डायरेक्टर ने इस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया, मतलब उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कंपनी कर रहा है जिसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, फिर भी उस डायरेक्टर ने वोट वगैरह कर दिया, तो उस केस में वो डायरेक्टर is liable to be punishable under 184। अब 184 के अंदर पहले इंप्रिजनमेंट वगैरह भी हुआ करता था, वो सब निकाल दिया है। मतलब देख रहे हो तू, मेजॉरिटी जगह पे इन्होंने पनिशमेंट को कम ही किया है अभी। अब अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है मेरे बच्चों, एग्जैक्ट 1 लाख। कितना है, एग्जैक्ट 1 लाख। देखो मैंने इक्वल टू 1 लाख लिख दिया है। मतलब अगर कोई डायरेक्टर, कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है जिसने 184 में कुछ भी डिफॉल्ट किया है, तो उसको ठक करके 1 लाख का पनिशमेंट लगाएगा, खत्म, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 1 लाख। क्लियर है? अगला सेक्शन जाता है सेक्शन 187। सेक्शन 187 क्या बोलता है कि अगर कंपनी है कोई, ठीक है, अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी ने कोई असेट्स अक्वायर किया, कोई प्रॉपर्टी अक्वायर किया, कोई इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया है, तो कंपनी को अपने नाम पे होल्ड करना पड़ता है। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी था, जैसे अगर समझो तुमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने के लिए, तुमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने के लिए दूसरे के नाम पे होल्ड किया है, या बैंकर के नाम पे होल्ड किया क्योंकि तुम बेच सको, या डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए किसी और के नाम पे होल्ड किया है, या तो डिपॉजिटरी फॉर्म में है तो तुमने डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड किया, तो वो कुछ एक्सेप्शंस दिया है। बट अगर तुम उस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते हो तो कंपनी को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉपर्टी में, वो सारा उसे खुद के नाम पे होल्ड करना है, वो दूसरे के नाम पे होल्ड नहीं कर सकता, दूसरी कंपनी वगैरह के नाम पे होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसको पनिशमेंट लगेगा। कौन से सेक्शन में पनिशमेंट लगेगा मेरे बच्चों, सेक्शन 187 में पनिशमेंट लगेगा। सो अगर कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे के नाम पे होल्ड किया है, ऑब्वियसली इन वायलेशन, मतलब एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं था फिर भी होल्ड किया इन वायलेशन, तो उसको पनिशमेंट है। अब पहले मेरे बच्चों ये सेक्शन 187 का जो पनिशमेंट था इसमें इंप्रिजनमेंट वगैरह भी था, अब वो सब निकाल दिया है। अब क्या पनिशमेंट है, एग्जैक्ट पनिशमेंट है। अगर कंपनी है तो द पनिशमेंट अमाउंट इज 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख, ना कम ना ज्यादा। एंड डायरेक्टर है, अगर जो डायरेक्टर उस डिफॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको कितना पनिशमेंट होगा, एग्जैक्ट 50,000 रुपीज, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 50,000। आई होप इट इज क्लियर। अगला सेक्शन 188, ये सेक्शन तो आपको पता ही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होता है तो तुमको बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल लेना होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाते हो तो तुमको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस व्हिच यू हैव टू फुलफिल इन सेक्शन 188। अगर वो सेक्शन के कंडीशंस को तुम फुलफिल नहीं करते हो देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 188। कितना पनिशमेंट है 188 के लिए, तो 188 के लिए पहले इंप्रिजनमेंट वगैरह भी था, वो निकाल दिया है, लेकिन अब पनिशमेंट का जो मॉनेटरी लिमिट है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इंप्रिजनमेंट तो निकाल दिया लेकिन मॉनेटरी लिमिट बढ़ा दिया पनिशमेंट के लिए। अच्छा, तो लिस्टेड कंपनी को कितना है, एग्जैक्ट 25 लाख रुपीज। कितना पनिशमेंट मेरे बच्चों, एग्जैक्टली 25 लाख रुपीज, ना कम ना ज्यादा। क्लियर हो गया ये, ना कम ना
ज्यादा 25 लाख रुपीस लगा दिया लिस्टेड कंपनी को। अगर अदर कंपनी है, ये जब मैं बोल रहा हूं अदर कंपनी मतलब इसमें दो आ गया, एक तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ गया, दूसरा प्राइवेट कंपनी, उसके लिए कितना पनिशमेंट है, एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस, ना कम ना ज्यादा। तो 188 का वायलेशन हो रहा है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कितना है 25 लाख रुपीस एग्जैक्ट, अदर कंपनी के लिए कितना है 5 लाख रुपीस एग्जैक्ट, ना कम ना ज्यादा। तो इसी के साथ अपना मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए। अब मैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे जा रहा हूं, वो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन चैप्टर का। सुनना शांति से। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है सुनिए। इसमें बाय द वे दो अमेंडमेंट है। तुम्हारे आरटीपी में इन लोगों ने फ्लो थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो मैं भी आरटीपी के फ्लो से ही जा रहा हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। इसमें एक तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का भी अमेंडमेंट आया है जो नीचे दिया आरटीपी में, तो जहां पे दिया हम भी वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आ जाओ। तो सेक्शन 204 क्या बोलता है? इस सेक्शन 204 तुमको पता होगा सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करता है कि अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट एक लिमिट है उसको एक्सीड करता है, मतलब बड़ी कंपनी अगर है तो उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ता है फ्रॉम सीएस इन प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए तुम लायबल है और उसके बावजूद तुम अगर ऑडिट नहीं करवा रहा है तो इसके लिए एक पनिशमेंट इन लोग ने ले आया है। कितना पनिशमेंट है? अब इन्होंने एक ही सिंगल पनिशमेंट है जो तीनों के लिए है, मतलब कंपनी के लिए 2 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 2 लाख और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 लाख। ये तीनों मिला के 2 लाख नहीं देंगे ऑब्वियसली, तो जो कंपनी है उसको 2 लाख लगेगा एग्जैक्ट, ना कम ना ज्यादा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी 2 लाख लगेगा, कंपनी सेक्रेटरी को भी 2 लाख लगेगा, लेकिन तीनों का पनिशमेंट कितना है 2 लाख एग्जैक्ट, 2 लाख, ना कम ना ज्यादा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो ये हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं तुम्हारे चैप्टर कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन। नाउ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन इस चैप्टर में सेक्शन 232 क्या बात करता है? अमालगमेशन की बात करता है कि अगर कंपनी अमालगमेशन कर रही है तो उसे बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। तो इसमें सेक्शन 232 क्लॉज 8 में पनिशमेंट दिया है अगर तुमने सेक्शन 232 क्लॉज 5 का वायलेशन किया तो। सेक्शन 232 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि अगर तुम लोग क्या नहीं फाइल कर पा रहे हो, अगर तुम लोग जो अमालगमेशन का ऑर्डर देता है, एनसीएलटी ऑर्डर देता है अमालगमेशन का, सेक्शन 232(5) में उसे फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास विद इन 30 डेज, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, एनसीएलटी अमालगमेशन का ऑर्डर पास करता है, उसे फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास विद इन 30 डेज। अगर एनसीएलटी के इस ऑर्डर को आरओसी के पास विद इन 30 डेज फाइल नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एनसीएलटी के ऑर्डर को, अमालगमेशन के ऑर्डर को आरओसी के पास विद इन 30 डेज फाइल नहीं किया तो पनिशमेंट लगता है सेक्शन 232 क्लॉज 8 में, और उस पनिशमेंट में वेरिएशन आया है। आई होप इट इज क्लियर कि अमेंडमेंट किधर आया। नाउ कितना पनिशमेंट है मेरे बच्चों? तो इसके लिए पहले इंप्रिजनमेंट वगैरह हुआ करता था, उसको तो इन्होंने निकाल दिया है। अब एक पनिशमेंट है कंपनी के लिए, कितना है? मिनिमम 20,000, ये मतलब 20,000 तो लग ही जाएगा, प्लस ₹1,000 पर डे लगता चला जाएगा। अच्छा, ये ₹1,000 पर डे लगता चला जाएगा, और कब तक लगेगा मेरे बच्चों? ये जब तक 3 लाख को टच नहीं हो जाता है, अप टू 3 लाख, ठीक है। तो ऐसे बोल दो 20,000 लगेगा प्लस रोज का 1,000, लेकिन जैसे ही वो अमाउंट 3 लाख पे टच हो जाएगा रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? तो तुम 30 डेज में नहीं फाइल करोगे तो इमीडिएटली 31st डे को तुमको कितना लग गया? 20,000 लग गया, उसके बाद डेली 1,000 लगता जाएगा, लेकिन जो टोटल पनिशमेंट 232(8) में लग सकता है दैट इज 3 लाख। आई होप अब तुमको ये सेक्शन में जब ऐसा पनिशमेंट आता है तो कैसे रीड करना होता है वो तुमको समझ चुका होगा। अच्छा, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी लगेगा। तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनको ये फाइल करवाना था, उन्होंने नहीं करवाया, तो उनको भी 20,000 लगेगा प्लस रोज का 1,000 एंड विच विल गो अप टू ₹3 लाख। अच्छा, तुमने नोटिस किया रहेगा मैंने जहां पे सेम पनिशमेंट है ना दो लोगों का, तो दोनों बार बार नहीं लिखा है, नहीं तो फिर बच्चे को कंफ्यूजन होता है दोनों में क्या चेंज है, दोनों का पनिशमेंट अलग अलग है क्या? तो नहीं, तो सेम है, तो मैंने एक ही बार लिख दिया और बोल के कंटिन्यू कर दिया। क्लियर है? बढ़ू आगे। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन 242। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तुमको पता होगा सेक्शन 242 में अगर तुमने कुछ मेमोरेंडम में, ठीक है, सेक्शन 232 में अगर तुमने कोई मेमोरेंडम में, ठीक है, या आर्टिकल में कुछ गड़बड़ है तो एनसीएलटी उसे अमेंड कर देता है।
और उसके बाद तुम उस पार्ट में वापस से वेरिएशन नहीं ला सकता है कंपनी, उसे लाना है तो उसे किसका अप्रूवल लगता है, एनसीएलटी का अप्रूवल लगता है, उसके बाद ही वो वेरिएशन तुम कर सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल में। अब मान लो एनसीएलटी ने मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ चेंजेस किया और कंपनी को मस्ती मची है, कंपनी ने क्या किया, बिना एनसीएलटी को पूछे वो चेंजेस को उन्होंने वापस से अंडू कर दिया। हो सकता है पहले जैसा कर दिया, या मतलब कंपनी को मस्ती मची है, कंपनी ने चेंजेस कर दिया, हो सकता है पहले जैसा कर दिया या और कोई चेंजेस कर दिया, तो उस केस में मतलब वायलेशन कर दिया 242 का, तो उस केस में पनिशमेंट चेंज है। पहले इसमें इंप्रिजनमेंट वगैरह हुआ करता था, अब नहीं है। अब कितना है, कंपनी को मिनिमम 1 लाख का फाइन है, मैक्सिमम 25 लाख का फाइन है। क्लियर है, कंपनी को कितना है, मिनिमम 1 लाख का फाइन है, मैक्सिमम 20 लाख का फाइन है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना फाइन है, मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख। आई होप इट इज क्लियर, मिनिमम 25,000 का फाइन है, मैक्सिमम 1 लाख का फाइन है। अच्छा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर में ही एक और अमेंडमेंट है सेक्शन 243 में, दैट्स कॉल्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सुनो, उनको सॉरी मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट चेंज हुआ है। ये पनिशमेंट क्या चेंज हुआ है मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। ये सेक्शन क्या है, तुमको पता होगा कि अगर कोई टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है एग्रीमेंट का वगैरह, तो उसके बाद डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया जाता है और कंपनी में वो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। फिर इसमें एक नया भी अमेंडमेंट आया था कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन, उसको नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर देंगे, तो उस सिचुएशन में भी कहने से वो कंपनी में 5 इयर्स के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। अगर मान लो सेक्शन 243 में तुमने इसका वायलेशन किया, मतलब उसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर नहीं किया, वो फिर भी अगर कंपनी में अपॉइंट हो रहा है, उस सिचुएशन में उसको कितना पनिशमेंट है मेरे बच्चों, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशमेंट है अप टू ₹5 लाख। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, क्लियर है। अच्छा, जहां जहां पे अप टू लिख रहा हूं मतलब ये अप टू ही है, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू लिखा रहूंगा तो इक्वल टू समझने का, क्लियर है। सो ये भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, दैट इज वाइंडिंग अप। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वाइंडिंग अप में पहला पनिशमेंट है सेक्शन 284 में। वाइंडिंग अप में सेक्शन 284 किसके बारे में बात करता है, 284 बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर है, अगर कोई डायरेक्टर है या प्रमोटर है जो कॉपरेट नहीं कर रहा है वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी लिक्विडेटर को, तो उसको पनिशमेंट होगा 284 में। अब क्या हुआ है, अब वो पनिशमेंट चेंज कर दिया है इन्होंने। अब बोला पेनल्टी हम नहीं लगाएंगे, मतलब एक तरीके से कहने से थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। डायरेक्टर प्रमोटर ने अगर कॉपरेट नहीं भी किया कंपनी लिक्विडेटर को, तो अब कंपनी लिक्विडेटर को पनिशमेंट नहीं होगा। सर तो कुछ नहीं होगा क्या, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर डायरेक्टर प्रमोटर कॉपरेट नहीं करते तो पनिशमेंट नहीं होगा, पनिशमेंट डिलीट कर दिया सेक्शन 284 से। लेकिन अब क्या होगा, लिक्विडेटर किसको इन्फॉर्म करेगा, एनसीएलटी को, और एनसीएलटी ऑर्डर करेगा प्रमोटर डायरेक्टर को कॉपरेट करने के लिए। तो पहले क्या होता था, प्रमोटर डायरेक्टर अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनको स्ट्रेट अवे पनिशमेंट लग जाता था। अब नहीं करेंगे तो पनिशमेंट तो नहीं है, लेकिन लिक्विडेटर किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास। वो एनसीएलटी को बोलेगा सुनो ये देखो सुन नहीं रहा है, ऐसे करके बोलेगा कि ये देखो सुन नहीं रहा है। उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, उसको ऑर्डर करेगा। किसको ऑर्डर करेगा, वो एनसीएलटी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर को ऑर्डर करेगा टू कॉपरेट विथ कंपनी लिक्विडेटर। तो बस ये है, मतलब बेसिकली अब इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट दे विल गिव डायरेक्शन। क्लियर है ये। नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, सेक्शन 302। सेक्शन 302 क्या है, ये भी सिंपल सेक्शन था, वाइंडिंग अप का ही है। वाइंडिंग अप में तुमको पता होगा क्या होता है। वाइंडिंग अप में ना जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो फिर कंपनी लिक्विडेटर कहने से एप्लीकेशन फाइल करता है, किसके पास, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी सब कुछ वेरीफाई करके डिसोल्यूशन ऑर्डर देता है, और बाद में वो डिसोल्यूशन ऑर्डर कहने से आरओसी के पास फाइल करते हैं। और अगर आरओसी के पास फाइल नहीं किया तो कहने से पहले क्या होता था, कंपनी लिक्विडेटर का ड्यूटी था ना फाइल करने का। तो अगर कंपनी लिक्विडेटर ने आरओसी के पास फाइल नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, तो आरओसी को पनिशमेंट होता था। कौन सा सेक्शन में पनिशमेंट होता था, सेक्शन 302 में। अब यहां पे वेरिएशन आ गया है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आरओसी के पास फाइल नहीं किया है, किसने, कंपनी लिक्विडेटर ने, तो पनिशमेंट तो नहीं है, निकाल दिया, तो कंपनी लिक्विडेटर का थोड़ा जान बचने वाला है अभी। लेकिन अब एक काम बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया मतलब अब क्या होगा ना, आरओसी के पास 2 बार फाइल होगा। मतलब एक एनसीएलटी खुद फाइल करेगा आरओसी के पास जैसे ही डिसोल्यूशन ऑर्डर देगा, दूसरा लिक्विडेटर भी फाइल करेगा। तो अब ऐसे याद रखो ना, कंपनी लिक्विडेटर गया
एनसीएलटी के पास, वाइंडिंग अप के बाद एनसीएलटी सब कुछ चेक करेगा, उसे लगेगा सब कुछ सही है तो वो डिसोल्यूशन ऑर्डर देगा, और डिसोल्यूशन ऑर्डर देने के बाद एनसीएलटी खुद भी फाइल कर देगा। पहले खुद नहीं फाइल करता था ना, खुद भी फाइल कर देगा अब आरओसी के पास। एनसीएलटी विल गो एंड फाइल इट टू आरओसी, एंड ऑब्वियसली अभी भी कंपनी लिक्विडेटर की भी ड्यूटी है कि वो किसके पास फाइल करें, आरओसी के पास फाइल करें। मतलब आरओसी के पास अब दो बार फाइल होगा, एक तो एनसीएलटी फाइल करेगा, दूसरा कंपनी लिक्विडेटर। इससे कैसे क्रॉस चेक करने में आसानी होगी आरओसी को कि ऑर्डर जो फाइल किया एनसीएलटी ने और जो कंपनी लिक्विडेटर ने वो सेम है या नहीं है। सो बस ये है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पेनल्टी हैज बीन रिमूव्ड, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन विल बी सेंट बाय लिक्विडेटर एज वेल एज एनसीएलटी टू आरओसी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है वाइंडिंग अप चैप्टर में, सेक्शन 347 दैट टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। तुम्हें पता होगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में रहती है तो बुक्स एंड पेपर्स इज नथिंग बट योर एविडेंस ओनली। इनफैक्ट इसके ऊपर एक सेक्शन भी है जब बोलता है बुक्स एंड पेपर विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस, और इसीलिए अगर तुमको बुक्स एंड पेपर्स को डिस्पोज करना होता है तो सीजी वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अप्रूवल वगैरह लगता है, सब इन्वेस्ट, वो सब चीजें। अब मान लो तुमने क्या किया, कंपनी वाइंडिंग अप में थी और तुमने ना बिना वो सब सेक्शन 347 का प्रोसीजर फॉलो किए बुक को डिस्पोज कर दिया, मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज तुमने 347 का वायलेशन किया है। तो अगर तुम 347 का वायलेशन करते हो तो अभी इसका पनिशमेंट चेंज हो गया। कितना पनिशमेंट है? नाउ द पनिशमेंट इज अप टू ₹50,000। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब कितना पनिशमेंट है सेक्शन 347 का? पेनल्टी इज अप टू ₹50,000। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूं, सेक्शन 356। ये भी वाइंडिंग अप का ही सेक्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये मान लो अगर कोई डिसोल्यूशन डिक्लेयर कर देता है, ऑब्वियसली कौन डिक्लेयर करता है? एनसीएलटी। डिक्लेयर करने के बाद उस डिसोल्यूशन को भी वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है विद इन 2 years। याद होगा, मतलब अगर समझो एनसीएलटी है, उसने एनसीएलटी ने क्या किया, एक कहने से एनसीएलटी ने जो डिसोल्यूशन डिक्लेयर किया था उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहा है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एनसीएलटी रिवाइवल का ऑर्डर दे रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनसीएलटी का डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करना मतलब डिसोल्यूशन को कैंसिल करना, डिसोल्यूशन को कैंसिल करना मतलब रिवाइव करना। तो एनसीएलटी रिवाइवल का ऑर्डर दे रहा है, तो तुमको पता है रिवाइवल का ऑर्डर देने के बाद है ना उसका कॉपी फाइल करना होता है आरओसी के पास, ठीक है? तो अगर ये कॉपी लिक्विडेटर नहीं फाइल करता आरओसी के पास रिवाइवल होने के बाद, तो लिक्विडेटर को पहले पनिशमेंट होता था, अब वो पनिशमेंट निकाल दिया इन्होंने। रिपीट कर रहा हूं मैं, अब वो पनिशमेंट निकाल दिया इन्होंने। नाउ उनको वो पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन यस अभी एक कंडीशन चेंज हो गया, अब 2 बार वो कॉपी ऑफ ऑर्डर फाइल होगा। तो समझो अगर एनसीएलटी ने रिवाइवल ऑर्डर दिया, मतलब डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो वो जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो एनसीएलटी क्या करेगा, एक तो लिक्विडेटर भी फाइल करेगा और एनसीएलटी भी। तो क्या होगा, जैसे ही वो रिवाइवल का ऑर्डर दिया, डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो एनसीएलटी वो कॉपी ऑफ ऑर्डर जाएगा आरओसी के पास फाइल कर देगा, और अब लिक्विडेटर को भी जाना पड़ेगा और लिक्विडेटर भी जाएगा और आरओसी के पास फाइल करेगा। तो यहां पे भी 2 बार फाइलिंग हो रहा है रिपोर्ट को, तो इससे क्या क्रॉस चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। तो इसी के साथ वाइंडिंग अप के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी में तो सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, कैसे फॉरेन कंपनी में एक सिंगल अमेंडमेंट है, मतलब अमेंडमेंट नहीं, सिंगल पनिशमेंट है। तो फॉरेन कंपनी का पनिशमेंट क्या होता है, तो अगर फॉरेन कंपनी में तुम कुछ भी वायलेशन करते हो तो उसका एक ही पनिशमेंट है सेक्शन 392 में। अब उस पनिशमेंट में चेंज आया है। अब वो चेंज क्या है, सुनो शांति से। अब है ना इम्प्रीजनमेंट नहीं लगेगा, पहले इम्प्रीजनमेंट भी था, अब वो नहीं लगेगा। तो अब फॉरेन कंपनी को कितना पनिशमेंट है मेरे बच्चों, तो मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 3 लाख है और प्लस 50,000 पर डे, ठीक है? तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख प्लस 50,000 पर डे। अप टू नहीं बोल रहा हूं, मतलब 1 लाख से 3 लाख के बीच में कुछ तो लगाएगा ही फॉरेन कंपनी को जैसे ही डिफॉल्ट होगा, प्लस अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो रोज का 50,000 लगता चला जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूं, ये तो तुम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका है, तो वापस मेरे को ज्यादा इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं। सेम पनिशमेंट था जो तुम पहले भी पढ़ा था। ऑफिसर डिफॉल्ट में पहले इंप्रीजनमेंट था, अब वो इंप्रीजनमेंट निकल चुका है। अब कितना पनिशमेंट है, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब कितना पनिशमेंट है, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख। आई होप इट इज क्लियर। तो एक तो ये अमेंडमेंट है फॉरेन कंपनी का। दूसरा अमेंडमेंट क्या है,
सुनो, दूसरा अमेंडमेंट क्या है? पहले सेक्शन 379 में आप पढ़ते थे कि देयर वर सेट ऑफ सेक्शंस जिसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को सेक्शन एग्जेम्पशन दे सकता है। ठीक है, सेक्शन 379 में एक प्रोवाइजो था ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कहने से किसी भी कंपनी को एग्जेम्पशन दे सकता है। अब वो प्रोवाइजो डिलीट कर दिया है। तो अब बच्चे का डाउट है, इसका मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पावर नहीं है क्या कि अगर वो किसी फॉरेन कंपनी को एग्जेम्पशन देना चाहता है तो नहीं दे तो दे सकता है? ऐसा पावर अब हटा दिया क्या सीजी के पास? क्या सीजी अब चाह के भी नहीं दे पाएगा? घबराओ मत, देखो सेक्शन 379 में उन्होंने वो प्रोवाइजो डिलीट किया है, नो डाउट, बट इन्होंने सेक्शन 393 ए इंसर्ट किया है। सेक्शन 393 ए क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी फॉरेन कंपनी को या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अच्छा तुम्हें पता है ना फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया दोनों में फर्क है ना। फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड हैविंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और अगर ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटी नहीं है इंडिया में, इंडिया के बाहर सिर्फ रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया के बाहर है, तो वो CIOI हो जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अब अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि किसी भी फॉरेन कंपनी को या CIOI को एग्जेम्पशन देना चाहता है तो दे सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये पावर सेक्शन 379 के प्रोवाइजो की वजह से नहीं है, 393 ए की वजह से। तो एक नया सेक्शन डाल दिया एक प्रोवाइजो हटा के, बट कहीं से मोर और लेस इसका इंपैक्ट टॉपिक पे कुछ नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसके बाद एक पनिशमेंट है सेक्शन 450 में। ये कौन सा? ये पनिशमेंट चैप्टर था अपने बुक में, उसमें पढ़ा था, तो मिसलेनियस चैप्टर भी बोल सकते हो इसको। इसमें एक पनिशमेंट है जनरल पनिशमेंट। वो जनरल पनिशमेंट क्या बोलता है समझिए, देखो इधर, वो जनरल पनिशमेंट क्या बोलता है समझिए। कहने से अगर कंपनीज एक्ट में किसी भी सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं है, कंपनीज एक्ट में किसी भी सेक्शन के लिए अगर कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं है तो उसको सेक्शन 450 का पनिशमेंट लग जाता है। अच्छा, सेक्शन 450 का क्या पनिशमेंट है? तो अब उस पनिशमेंट में अमेंडमेंट है। ठीक है, क्या पनिशमेंट है बताइए? मिनिमम कंपनी को मिनिमम कितना फाइन है? 10,000 रुपीज तो लग ही जाएगा, प्लस रोज का कितना लगेगा? 1,000 पर डे। और ये जाते जाते मैक्सिमम कितना लग सकता है? 2 lakhs। तो इट विल बी 10,000 प्लस 1,000 रोज का लगेगा एंड विच कैन गो मैक्सिमम अप टू 2 lakhs, मतलब 2 लाख के ऊपर पनिशमेंट चार्ज नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना फाइन लगेगा? तो उसको भी बेटा 10,000 लगेगा प्लस 1,000 पर डे, और रोज का लगता चला जाएगा, लेकिन 10,000 प्लस रोज का 1,000 लगेगा, बट विच कैन गो मैक्सिमम अप टू 50,000। मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट को सेक्शन 450 के अंदर कहने से 50,000 से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं लगेगा। सो टू पुट इट इन नटशेल, अब जनरल पनिशमेंट मतलब क्या सेक्शन 450 का, कि अगर कोई पनिशमेंट नहीं है कंपनीज एक्ट में किसी भी सेक्शन के लिए तो 450 लग जाएगा, 10,000 तो लग ही जाएगा, प्लस रोज का 1,000 लगेगा, विच कैन गो अप टू 2 lakhs, मतलब टोटल फाइन मैक्सिमम कंपनी को लग सकता है 2 लाख। सेम वे ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 लग जाएगा वन टाइम फट से, प्लस रोज का 1,000 लगता चला जाएगा और मैक्सिमम टू 50,000। मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 450 के अंदर 50,000 50,000 के ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगा। तो इसमें यही एक पनिशमेंट था। इसके बाद जो नया सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 435, कहने से स्पेशल कोर्ट। इसका पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं है, इसमें छोटू सा पॉइंट है। इस सेक्शन 435 में मैंने आप लोग को एक चीज पढ़ाया था कि सीजी है ना, सीजी के पास पावर है कि वो किसी सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकता है टू बी एज अ स्पेशल कोर्ट, या तो वो अलग से एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है। तो सीजी कैन स्टैब्लिश और डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट, ये पावर दिया था। अब यहां पे सिर्फ एक लाइन ऐड कर दिया, एक्सेप्ट सेक्शन 452। इसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक्सेप्ट सेक्शन 452, इस 452 टॉक्स अबाउट रॉन्गली विथ होल्डिंग दी कंपनीज प्रॉपर्टी। मतलब कंपनी का असेट है, सॉरी, जो कोई दूसरा बंदा दबा के बैठा, हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह दबा के बैठा है। इसको ऐसा समझो ना, कंपनी का एम्प्लॉय है ना, घर लेके बैठा है कंपनी का, अब वो जॉब छोड़ दिया लेकिन घर छोड़ने को रेडी नहीं है। ठीक है, जॉब छोड़ दिया है कंपनी का एम्प्लॉय लेकिन घर छोड़ने को रेडी नहीं है, बोलता है घर में बहुत मजा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। इसका पनिशमेंट होता है सेक्शन 452 में। तो अब सेक्शन 435 क्या बोलता है कि तुम स्पेशल कोर्ट अगर स्टैब्लिश करना चाहते हो तो करो, हर सेक्शन के लिए कर सकते हो, बट 452 के लिए नहीं कर सकते हो। क्यों सर? 452 का मैटर स्पेशल कोर्ट में नहीं जा सकता है? नहीं सर, क्यों नहीं जा सकता है? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब है ना 450, मतलब
इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि 452 का मैटर नॉर्मली लेबर कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इसको स्पेशल कोर्ट में भेजे, यूजुअली ये एम्प्लॉय वगैरह से रिलेटेड मैटर है, मैंने तुमको बोला। दैट्स व्हाई दे आर जनरली एंटरटेन्ड एट लेबर कोर्ट, सो दे डोंट वांट टू पुश इट टू नॉर्मल स्पेशल कोर्ट, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने बोला ये वहां पे कवर्ड नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल कोर्ट मत बनाओ, लेट द 452 का मैटर गो इन लेबर कोर्ट ओनली। आई होप इट इज क्लियर। सो इसको अब मैं टू पुट इट इन नटशेल कैन आई से, अब स्पेशल कोर्ट सबके लिए स्टैब्लिश कर सकते हो, 452 के लिए नहीं कर सकते हो, वो मैटर कहां पे जाएगा, लेबर कोर्ट में। 446B लेसर पेनल्टी। अच्छा, लेसर पेनल्टी सेक्शन क्या है, था पहले क्या था, पहले मैं वो बता देता हूं। अगर कोई 3 टाइप की कंपनी है, और आई वुड से अगर कोई 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ऐसी कंपनीज के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है सेक्शन 92 का, किसका डिफॉल्ट किया है मेरे बच्चों, सेक्शन 92 का, या तो 117 का या तो 137 का, ये 3 सेक्शन का डिफॉल्ट किया है, तो 1% कंपनी स्मॉल कंपनी को हाफ पनिशमेंट लगता था, जो भी उस सेक्शन में दिया है उसका हाफ पनिशमेंट लगता था। यहां पे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या है मैं वो बताता हूं। अब है ना, इन लोग बोलते हैं सिर्फ वो 3 सेक्शन नहीं, एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट, देखो ना मैंने सर्कल भी किया है, एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसीलिए मैंने देखो वो 3 सेक्शन प्लस एनी सेक्शन लिख के मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि वो 3 सेक्शन तो पहले से ही था, अब एनी सेक्शन बोल दिया है, मतलब क्या, उसके अलावा भी अगर कोई और भी सेक्शन होंगे कंपनीज एक्ट के, उन सबके लिए अब हाफ पनिशमेंट लगेगा। तो पहला अमेंडमेंट क्लियर हो गया इस सेक्शन में। क्या है पहला अमेंडमेंट, कि अब चाहे कोई भी सेक्शन हो कंपनीज एक्ट का, 1% कंपनी स्मॉल कंपनी को हर सेक्शन में हाफ पनिशमेंट ही लगेगा। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारी कंपनीज को ऐड कर दिया, तो अब कौन सी कंपनीज को हाफ पनिशमेंट लगेगा, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, देखो साथ में स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी और एनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन लोग को हाफ पनिशमेंट लगेगा, ठीक है। तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी और एनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन सबको हाफ पनिशमेंट लगेगा अगर उन्होंने कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजंस का डिफॉल्ट किया है तो। पहला ये चेंज हो गया। दूसरा, अच्छा अब पहले क्या था, सिर्फ हाफ पनिशमेंट लगेगा इतना बोल दिया, अब इन्होंने इसके ऊपर और एडिशन लाया। एडिशन क्या लाया, इन लोग बोलता है कि अब मैक्सिमम सीलिंग लिमिट भी लगा दिया, दैट कंपनी के लिए 2 लाख है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 1 लाख। तो अब इस पूरे सेक्शन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसका भी पूरा प्रोविजन कैसे आएगा कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी या इनका ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये लोग अगर कोई कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का डिफॉल्ट करते हैं तो इनको कितना पनिशमेंट है, तो ये लोग अगर कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन का डिफॉल्ट करते हैं, सिर्फ वो 3 सेक्शन नहीं, वो 3 सेक्शन प्लस और एनी अदर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इन अ सिंपल लैंग्वेज एनी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट का अगर डिफॉल्ट करते हैं तो इनको पनिशमेंट कितना लगेगा, तो उस कंपनीज एक्ट के सेक्शन में जो भी पनिशमेंट दिया होगा उसका हाफ कर दो। अच्छा, लेकिन हाफ करने के बाद भी इसमें एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। अगर समझो कंपनी के लिए सीलिंग लिमिट 2 लाख है, तो समझो अगर उस सेक्शन का जो भी पनिशमेंट होगा उसका अमाउंट अगर 2 लाख से कम आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, लेट्स से 25,000 आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो अमाउंट ले लो 25,000। अगर 2 लाख से ज्यादा आ रहा है तो इट विल बी सीलिंग अप टू 2 लाख। क्लियर है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम 1 लाख है, तो अगर ये 4 कंपनी है, ठीक है, और डिफॉल्ट हो रहा है कंपनी से किसी भी सेक्शन का, तो हाफ पनिशमेंट ले लो। अगर 1 लाख से कम आ रहा है उस सेक्शन का पनिशमेंट हाफ करने के बाद, 1 लाख से कम आ रहा है तो वो अमाउंट ले लो, ज्यादा आ रहा है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 लाख। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्लियर हो गया सबको। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 457 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। ये सेक्शन क्या बोलता है, सुनो, ये सेक्शन क्या बोलता है कि पहले तुमको पता होगा कि चेन्नई से अगर तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रहे हो सेक्शन 454 में, अगर तुम एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो सेक्शन 92 का, या तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रहे हो 137 का, तो कितना पनिशमेंट था MGT 7 एंड AOC 4 नहीं फाइल करने का, तो बोलते थे पनिशमेंट वगैरह हम लगाएंगे आपको। पहले ऐसा था, अब गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। गवर्नमेंट बोलता है पर्पस क्या है कि MGT 7 एंड AOC 4 फाइल होना चाहिए, तो तुम उसके गले पे मत चढ़ो। तो सेक्शन 454 में अब क्या अमेंडमेंट आया है, सुनना। अब ये अमेंडमेंट आया है कि अगर तुमने MGT 7 नहीं फाइल किया या तुमने AOC 4 नहीं फाइल किया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब या तो तुमने MGT 7 नहीं फाइल किया है या तो AOC 4 नहीं फाइल किया, ठीक है, ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया, ड्यू डेट जा चुका है, लेकिन शो कॉज नोटिस के पहले तुमने फाइल कर दिया,
या तुमको शो कॉज नोटिस सर्व हो गया है, सर्व होने के विदिन 30 डेज फाइल कर दिया, तो भी तुमको पनिशमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, पनिशमेंट नहीं लगेगा। तो टू पुट इट इन नटशेल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें गुफ अप हो गया था, सुनना अच्छे से। क्या बोलते हैं, MGT 7 और AOC 4 अगर तुमने ड्यू डेट पे नहीं भी फाइल किया कोई बात नहीं, अगर तुम शोकॉज नोटिस के पहले फाइल कर देते हो या शोकॉज नोटिस तुमको सर्व हो गया, सर्व होने के बाद विदिन 30 डेज फाइल कर देते हो, चलेगा, तुमको कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, क्लियर है। सेक्शन 247 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए क्या पनिशमेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर समझो कुछ फ्रॉड करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट पहले था आज भी वही पनिशमेंट है, कोई वेरिएशन नहीं आया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज है। वो चेंज क्या है, सुनो। चेंज ये है मेरे बच्चों कि अगर कोई बंदा है जो नॉर्मल कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहा है, देखो फ्रॉड के लिए आज भी सेम है, जो पहले था ना इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन मिनिमम 1 लाख टू 5 लाख, वो सेम है आज भी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन कोई नॉर्मल डिफॉल्ट कर रहे हो तो पहले 25,000 टू 1 लाख था, अब वहां पे अमेंडमेंट है। अब क्या है मेरे बच्चों, वो पनिशमेंट बताइए। नाउ द पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज एग्जैक्ट 50,000। तो अगर नॉर्मल कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन 247 में, तो द पनिशमेंट इज एग्जैक्टली 50,000, ना कम ना ज्यादा, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सी अगला जो डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें 149 तुम देखेगा, 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर चैप्टर से ये आता है। अब मैं तुमको बोलता हूँ डायरेक्टर चैप्टर का अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, फिर भी आरटीपी में अलग से क्यों दिया 149 वाला, अलग से वहीं पे क्यों नहीं दिया, उसका रीजन बोलता हूँ। देखो तुमको पता होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपन फीस देते हैं, अलग से सैलरी वैलरी नहीं देते। इनफैक्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी हम लोग अलग से सैलरी वैलरी नहीं देते। इस पे एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, बहुत मतलब बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया। सुनो, अब है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी आप रेम्यूनरेट, अच्छा मैं कब की बात कर रहा हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। अगर तुम्हारी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या तुम्हारी कंपनी में लॉस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या तुम्हारी कंपनी में लॉस है, तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो तुम ये कह लो क्या बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोगों को तुम रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता है इन केस द कंपनी हैज इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, तो इन्होंने पहला अमेंडमेंट के लिए 149 सबसेक्शन 9 में जो प्रोवाइजर, उसमें क्या लाइन ऐड किया है, देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन एक्सक्लूजन ऑफ एनी फीस पेबल। मतलब अगर अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या नो प्रॉफिट है तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिल सकता है मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है। अच्छा सेम वे 197 में भी ऐड किया है कि एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी इंसर्टेड, वो सबसेक्शन 3 में इंसर्ट किया है। मतलब वो जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ना, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में भी इन लोग रेम्यूनरेशन डिक्लेयर कर सकते थे, वो पॉइंट इंसर्ट किया है। तो नाउ टू पुट इट इन नटशेल मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपका लॉस हो रहा है, इफ देयर इज अ लॉस या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका लॉस हो रहा है या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, उस केस में रेम्यूनरेशन अलाउड है। किसको अलाउड है रेम्यूनरेशन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन अलाउड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन अलाउड है। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हो गया। पहले के अंदर अगर एडिक्वेट प्रॉफिट होता था तो ही तुम दे सकते थे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन, अब तो अगर लॉस है तो भी दे सकते हो, ठीक है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो भी दे सकते हो रेम्यूनरेशन। कितना दे सकते हो, वो शेड्यूल 5 में इंसर्ट किया है। एंड उसी की वजह से शेड्यूल 5 में सेक्शन 1 में सेक्शन 2 में दोनों जगह पे और अदर डायरेक्टर वर्ड को इंसर्ट करना पड़ा। तो इसका लीगल इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये इंपैक्ट बहुत बड़ा है। देखो इसमें है ना जो पहला पॉइंट है वो तो तुमको दिख ही रहा है, ये वाला, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि अगर कंपनी का नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल है या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख दे सकते हैं पर डायरेक्टर पर एनम। अगर 5 करोड़ और मोर है, लेस देन 100 करोड़ है, तब क्या नहीं से 84 लाख दे सकते हैं पर डायरेक्टर पर एनम। 100 करोड़ और मोर है तो 120 लाख दे सकते हैं, ठीक है, 120 लाख दे सकते हैं पर डायरेक्टर पर एनम। अब ये तो अभी भी सेम है जो तुम्हारे एमडी WTD मैनेजर के लिए जो ये शेड्यूल है वो तो आज भी सेम है, लेकिन पहले जो तुम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह होते थे उनको तो मिलता ही नहीं था, अब उनके लिए ये लिमिट आ गया है।
दिख रहा है 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख। सर याद कैसे रहेगा? ये देखो 60 लाख, 84, 120 लाख तो एज इट इज है। अगर तुम इसका कॉम्बिनेशन देखोगे ना तो वो डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। अब तुम देखोगे तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना है? 12 लाख है। तो 12 लाख पर डायरेक्टर पर एनम तक दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉस है तो अदर डायरेक्टर्स को। अच्छा, अगर 5 करोड़ और मोर है, लेस देन 100 करोड़ है, तो 84 लाख नॉर्मल को दे सकते हैं, एमडीडब्ल्यूडीडी मैनेजर को, और अदर डायरेक्टर्स को, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 84 लाख का अगर तुम डिवाइडेड बाई 5 करेगा तो 16.8 आता है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 16.8 नहीं लिया, राउंड फिगर ले लिया, 17 लाख ले लिया। क्लियर है? तो 17 लाख आ गया। 120 लाख है इस तरफ नॉर्मल डायरेक्टर्स के लिए, मतलब एमडीडब्ल्यूडीडी मैनेजर के लिए, तो इसके लिए डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 24 लाख आता है। तो अगर तुम याद रखना है तो डिवाइडेड बाई 5 याद रखो तो तुमको वही याद हो जाएगा, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख। और यहाँ पे कितना आएगा? 24 लाख प्लस 0.0% इंटू इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 करोड़, तो वो भी सेम है, बस वो 24 लाख। मतलब तुम देखो, इसको तुम ऐसे याद रखना है तो डिवाइड बाई 5 याद रख लो। सिर्फ यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि वो 16.5 नहीं है, 17 लाख है, ठीक है, राउंड फिगर है। क्लियर हो गया? तो ये एक टेबल तुमको याद करना पड़ेगा, है इजी बट याद तो करना ही पड़ेगा तुमको एग्जाम के लिए। चलो, इसके बाद सेक्शन 3 में भी, शेड्यूल 5 के सेक्शन 3 में भी इन्होंने क्या ऐड किया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, ये एडिशन क्यों हुआ मेरे बच्चों? ये इसीलिए हुआ बिकॉज कैन आई से एट द एंड ऑफ द डे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लियर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट लॉस की में भी इनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, इसी की वजह से ऐड हुआ। तो तुमको ज्यादा ये सब पे स्ट्रेस नहीं लेना है, तुमको सिर्फ ये शेड्यूल 5 का जो ये डब्बा है, इस डब्बे को याद कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनो, अब ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए तुमको पता होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना है तो उसी बंदे को तुम कर सकते हो जिसका सेक्शन 150 के डेटा बैंक में नाम है। क्या कोई भी बंदे का नाम जाके रजिस्टर करवा सकता है सेक्शन 150 के डेटा बैंक में? क्या कोई भी बंदा जाके अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है? नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर तुमको बनना है सेक्शन 150 के डेटा बैंक में, अगर तुम अपना नाम डलवाना चाहते हो तो इसका एक एग्जाम होता है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका कौन सा एग्जाम होता है? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। वो एग्जाम तुम पास करते हो तो तुम्हारा नाम जाता है डेटा बैंक में सेक्शन 150 के। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर किसी कंपनी को अपॉइंट करें तो सेक्शन 150 के डेटा बैंक में जिस लोगों का नाम है वही नाम पिकअप करके यहाँ पे उनको रखा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं वो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सुनो, अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, यहां से पढ़ना है तुमको। अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, जो चाहता है कि उसका नाम इंक्लूड हो, कहां पे? डेटा बैंक में, जिसके बाद ही वो ही कैन गेट अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। तो ही हैज टू पास विच एग्जाम? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। देखो, वैसे ये एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम, बट जो भी है एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। कितने टाइम में पास करना पड़ेगा? 2 साल के अंदर। तो डेटा बैंक में तुम्हारा नाम इंक्लूड हुआ है, उसके 2 साल के अंदर तुमको ये एग्जाम पास कर लेना है। बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 2 साल में पास कर लेना। अगर 2 साल में तुमने वो एग्जाम नहीं पास किया, फ्रॉम द डेट तुम्हारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ है, तो तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा डेटा बैंक से, ठीक है, अगर 2 साल में पास नहीं किया तो। अच्छा, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो पहले 60% बोलते थे, बोलते 50% तुमको आना चाहिए, 50%। अच्छा, कोई अटेम्प्ट नहीं है, अपना सीए जैसा ही हो गया ना, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट देते जाओ जब तक पास नहीं हो गए, ठीक है। एनीवेज, तो वैसा है, तो 50% पासिंग स्कोर है और तुमको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि कुछ सिचुएशन में तुम्हारा नाम अगर डेटा बैंक में, क्या बोलते हैं, अगर तुमने एग्जाम पास नहीं किया फिर भी तुम्हारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हो सकता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, ये जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ये एग्जाम बिना पास किए भी कुछ सिचुएशन में योर नेम कैन बी इंक्लूडेड इन दैट डेटा बैंक विच इज मेंटेन्ड इन सेक्शन 150, जिसमें तुम्हारा नाम इंक्लूडेड होना जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कब? सुनो, अगर कोई पर्सन 3 साल का सर्विस रेंडर किया है, अगर कोई पर्सन 3 साल का सर्विस रेंडर किया है एज अ व्हाट? 3 साल का सर्विस रेंडर किया एज अ डायरेक्टर और केएमपी,
तो वो 3 साल या उससे ज्यादा के लिए, कम से कम 3 साल के लिए, जिस दिन उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड होना चाहता है उस दिन से पहले वो कम से कम 3 साल किस एज अ डायरेक्टर या केएमपी सर्व किया है किसी लिस्टेड कंपनी को या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, इसमें सर्व किया है। दोनों में या कोई, दोनों में नहीं, और किसी एक में भी 3 साल के लिए किया है तो चलेगा। और या तो वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जो लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, या तो किसी कंट्री में वो बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड है जो कंट्री एफएटीएफ या इसको का कंप्लायंट नेशन है। ये एफएटीएफ और इसको का कंप्लायंट नेशन मतलब ऐसा कंट्री में वो बॉडी कॉर्पोरेट है जो टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। तो जिस भी कंट्री का नाम एफएटीएफ या इसको के कंप्लायंट नेशन में नहीं आता है मतलब वो कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ऐसी कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट में तुम रहेगा तो तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा। तुम एफएटीएफ कंप्लायंट और इसको कंप्लायंट कंट्री के किसी बॉडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो तुमको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे सीरिया का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। सीरिया इसको कंप्लायंट नेशन नहीं है, तो सीरिया में अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और उसमें मैं 3 साल के लिए एज अ डायरेक्टर या केएमपी काम किया हूँ, देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट दी बेनिफिट, मतलब मेरे को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा ऑफसेट का। अच्छा इसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 2 मिलियन और मोर, ये थोड़ा ऐसा हो गया ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है इंडिया में, उसमें 3 साल के लिए डायरेक्टर और केएमपी है, तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, तुम्हारा नाम इंक्लूड हो सकता है डेटा बैंक में विथआउट पासिंग ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सेम लाइन पे है ना, लेकिन बस फर्क क्या है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 2 मिलियन यूएसडी और मोर, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है जिसका यूएसडी 2 मिलियन और मोर है, ऐसी कंपनीज में भी अगर मैं डायरेक्टर हूं या केएमपी हूं 2 ईयर, अपना डायरेक्टर हूं या केएमपी हूं 3 इयर्स या मोर के लिए, तो मेरे को ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, माय नेम कैन बी इंक्लूडेड इन डेटा बैंक। या तो वो बंदा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या हो गया, एसबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसमें भी अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, एज अ डायरेक्टर या केएमपी 3 साल के लिए, तो भी उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। तो अभी तक का कंक्लूड करो, मैंने क्या क्या पढ़ाया तुमको, सुनो मेरी बात। अगर तुम चाहता है कि कोई कंपनी तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करे तो तुम्हारा नाम इंक्लूडेड होना चाहिए। तुम्हारा नाम किसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, डेटा बैंक में, सेक्शन 150 के डेटा बैंक में इंक्लूड करने के लिए तुमको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट देने के लिए 50% मार्क्स चाहिए तुमको, ये पास करोगे तो ही तुमको देना पड़ेगा। डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने के 2 साल के अंदर तुमको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, नहीं किया तो तुम्हारा नाम डेटा बैंक से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ केस में तुमको डेटा बैंक में नाम इंक्लूड करने के बाद भी ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं। किस केस में, जिस दिन तुम डेटा बैंक में नाम तुम्हारा इंक्लूड कर रहे हैं उस दिन से पहले एटलीस्ट 3 साल, मतलब जिस दिन इंक्लूड करे उस दिन तक 3 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए तुम डायरेक्टर या केएमपी है, जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड होना चाहता है उसके पहले तुम 3 साल या उससे ज्यादा के लिए डायरेक्टर या केएमपी किस में, या तो लिस्टेड कंपनी में या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी कंट्री में जो एफएटीएफ या इसको का कंप्लायंट नेशन है, या तो ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल यूएसडी 2 मिलियन और मोर है, या तो ऐसा कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना है। मैंने एसबीआई आईएफसीआई वगैरह का एग्जांपल दिया था, ये क्लियर है। या तो तुम ए फॉलो कर लो, या तो बी क्या बोलता है, तुम डायरेक्टर है। किसका डायरेक्टर है, ए तो डायरेक्टर तुम मिनिस्ट्री का है, एमसीए का, कंफ्यूज मत होना। एमसीए का डायरेक्टर मतलब ये नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डायरेक्टर है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर है। ये तीनों में से किसी का डायरेक्टर है। अच्छा मतलब काइंड ऑफ आईएएस ऑफिसर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डायरेक्टर है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इसका तुम क्या काम करना चाहिए। तो ये लोग बोलता है इसका कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ का मैटर हैंडल करना चाहिए। किसका काम हैंडल करना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ का काम हैंडल करना चाहिए। क्लियर है, तो भी चलेगा। या तो ए, या तो बी, या तो सी। सी क्या बोलता है, तुम चीफ जनरल मैनेजर के लेवल पे काम कर रहा है, या तो उस लेवल का जो सैलरी मिलता है वैसा कोई लेवल पे काम कर रहा है। किस में, या तो सेबी में कर रहा है, या तो आरबीआई में कर रहा है, या तो
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्सचेंज बोर्ड में कर रहा है, या तो IRDA में कर रहा है, या तो PFRDA में कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें कर रहा है। एंड तुम किस फील्ड का काम कर रहे हो, उसमें क्या संभाल रहा है, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ का, तो भी चलेगा। ये मतलब तुमको एग्जाम देने की जरूरत कब नहीं है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का, या तो तुम डायरेक्टर KMP है 3 साल या उससे ज्यादा के लिए, वो लिस्ट ऑफ कंपनीज दिया उसमें से किसी में है, या तो तुम डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसमें भी तुम किसका काम देख रहा है, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में से किसी का काम देख रहा है, या तो तुम चीफ जनरल मैनेजर है सेबी का, RBI का, या तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्सचेंज बोर्ड का, या तो IRDA का, या तो PFRDA का, और उसमें भी तुम किसका काम देख रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ का। अब ना ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिया इन्होंने। अब देखो अपने को ना ये वाले में, ए वाले में क्या बोला था कि तुम डायरेक्टर KMP होना चाहिए, ठीक है, कितने साल के लिए डायरेक्टर KMP होना चाहिए, कितने साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल के लिए। अब सुनो, तो तुम 3 साल के लिए इसमें भी या इसमें भी तुमको 3 साल के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब देखो, अब इन लोग क्या बोलते हैं, ये 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 कंपनी में, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 साल का 2-2 साल का एक्सपीरियंस रखा हूं तो 4 साल हो जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं 2 कंपनी में 2 साल के लिए हूं तो वो 4 साल नहीं हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 2016-2017 मैं लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी में, कहने से एक लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो तुम 2016-17 2 साल लिस्टेड का, 2 साल अनलिस्टेड का, 4 साल नहीं बोलोगे। मतलब अगर मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो अगर समझो मैं 2018 में बनना चाहता हूं, ठीक है, क्या बनना चाहता हूं मैं 2018 में, मेरा नाम इंक्लूड करवाना चाहता हूं डेटा बैंक में बिना एग्जाम पास किए, तो 2018 से पहले के 3 साल 17, 16, 15 में मैं डायरेक्टर होना चाहिए इनमें से किसी कंपनीज में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा हो सकता है कि 17-16 में मैं, मतलब 2017 में 2016 में लिस्टेड में था, 2015 में अनलिस्टेड में था, वो चलेगा, अनलिस्टेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 2017 में 2 लिस्टेड एक अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, तुम बोला 2017 में, क्योंकि मैं तीन अलग अलग कंपनी में था तो इसका 1 साल, इसका 1 साल, इसका 1 साल, तीनों मिला के 3 हो जाएगा। ऑब्वियसली नॉट, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये कॉमन सेंस है, मतलब अगर नहीं भी लिखा रहता तो अपने को समझ में आता है। पिछला 3 साल बोला मतलब एक्चुअली 3 साल होना चाहिए, समझ रहे हो, 1 साल में तुम 3 साल नहीं बना सकता है, इट हैज टू बी 3 डिफरेंट ईयर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द एक्सपीरियंस हैज टू बी इन 3 डिफरेंट ईयर्स। यस, ऐसा हो सकता है कि 1 साल लिस्टेड कंपनी में, 2 साल अनलिस्टेड में, दोनों मिला के 3 साल हो रहा है, दैट्स ओके। बट एक ही साल में तुम 3 कंपनी में, तो वो 3 साल नहीं बन जाएगा, विच इज ऑब्वियस, बट इन लोगों ने अलग से दे दिया है। सो बेटा ये सारा अमेंडमेंट अपना अब जाके कंप्लीट हो गया है। मैंने ट्राई किया है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में पूरा कवर कर दूं, क्योंकि आपका नवंबर 21 में एग्जाम है, तो मैं समझता हूं कि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने को नहीं देखते हो, तो मैं लिमिटेड टाइम आई हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग। और अगर आप एक बार ही पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो आपको ये फटाफट क्लिक हो गया होगा। अमेंडमेंट पढ़ने के लिए बेसिक प्रोविजन याद होना ज़रूरी है, तो आई होप वो बेसिक प्रोविजन आपको याद होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं। सो ये आपका कंपनी लॉ का प्रोविजंस खत्म हो चुका है। सिक्योरिटीज इकोनॉमिक लॉ के अमेंडमेंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।